हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस वन गुरमीत। एंड लास्ट आपका जो ये लेक्चर है थ्योरी का रिगार्डिंग टू दिस थर्मोडायनेमिक्स, और इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेक्चर करवा चुकी हूँ और चौथी जो क्लास आपकी ये है, और यहाँ पे अब आपकी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर में। इसके अलावा मैं आपको एस्ट्रेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। 2019, 20, 21, 22, 23 मतलब लगभग 5 साल के हैं, और हर एक साल जो है लगभग 2 क्वेश्चन हर एक साल लगभग आपको ये पता है कि एस्ट्रेट में 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए हैं। मैंने मतलब पूरा सर्च किया है एग्जैक्टली, तो हर एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन मुझे थर्मोडायनेमिक्स के मिले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और ख़ास बात है, जितना सिलेबस मैंने आपको करवाया है और जितना आज मैं करवाने वाली हूँ, जो भी लास्ट आज ये लेक्चर बचता है, उसको मिला के सारा लगभग आप लोग जितने भी PYQ क्वेश्चन है, मतलब एस्ट्रेट के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे इस सिलेबस में से अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर अच्छे से इस सिलेबस को कर लिया तो अपने नोट्स बना लेना, और अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही हो तो मैं ऑब्वियसली जो है नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी इसके। तो चलेगा, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किसने बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जो हीट है वो किसी भी वार्म बॉडी से कूलर बॉडी के पास जाएगी, ठीक है। हमेशा हायर जहाँ पे हायर हीट एनर्जी होगी वहाँ से लोअर साइड की तरफ जाएगी। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ वार्म बॉडी टू अ कूलर वन, नेवर द अदर वे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि हीट जो है किसी कूलर बॉडी से मतलब हीटर बॉडी में जा सकती है। ये बात चल रही है अपने आप ऑटोमेटिकली। वैसे तो अब आप लोग सोचोगे कि हम रेफ्रिजरेटर को पढ़ते हैं तो उसमें कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में जाती है, तो वो उसका जिक्र नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो स्वयं ही ऑटोमेटिकली जो खुद ही जो नेचुरली जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बात चल रही है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वार्म बॉडी टू कूलर वन, ठीक है। अब जब हीट फ्लो हो रही थी तो उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है भाई, रैंडमनेस प्रोड्यूस हो रही थी, और उस रैंडमनेस को ही क्या कहते हैं हम? एंट्रोपी। एंट्रोपी की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो मेज़र ऑफ रैंडमनेस होता है। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है मेज़र ऑफ रैंडमनेस, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस होगी, रैंडमनेस प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी में क्या होता है? चेंज आता है। जहाँ पे एंट्रोपी होगी तो एंट्रोपी का जो चेंज है, आप यहाँ से इस फॉर्मूले से देख लीजिएगा, चेंज इन एंट्रोपी चेंज हुई है। कब चेंज हुई है? जब रैंडमनेस प्रोड्यूस हुई है। तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू दैट इज़ हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये है आपकी चेंज इन एंट्रोपी। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है, एस्ट्रेट में आया हुआ है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है। यहाँ से इससे सिर्फ इसी पॉइंट से क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने ये जो स्टेटमेंट थी इसकी वो बताई। इसके अलावा यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में भी बता रखा है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एंट्रोपी जो है वो कौन से लॉ से बिलोंग करती है, तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बिलोंग करती है। आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में बिल्कुल। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो एंट्रोपी ऑफ एनी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइदर इंक्रीजेज और रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंट्रोपी किसी भी नेचुरल मतलब कोई नेचुरली कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप लगातार वो प्रोसेस हो रहा है, या तो एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी या कांस्टेंट रहेगी। अगर आपसे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल पेपर में, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो उसमें क्या चेंजेस
हो सकती हैं। तो या तो वो इंक्रीज़ कर सकती है, एंट्रोपी जो है या तो इंक्रीज़ हो सकती है या कांस्टेंट रह सकती है। एंट्रोपी कैन नेवर बी नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम अ हॉट टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी ज़ीरो, और अगर आपका प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर हम इंक्रीज़ कह सकते हैं। एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ जब हीट चलती है तो उसकी वजह से रेंडमनेस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एंट्रोपी चेंज होती है। एंट्रोपी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेन 2-3 बातें जो आप लोगों से पेपर में पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों से, वैसे फिज़िक्स में ये है नहीं, लेकिन कई बार इसको मिक्स करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी ले तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइन करके जो है ये बना रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज़ डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी के इक्वल होता है, ठीक है। अब वही है, डी क्यू को लिख लिया इधर, इस टी को इधर पहुंचा दिया है, तो ये वही स्टेटमेंट है, डी क्यू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज इक्वल टू टी डी एस। ये सेकेंड लॉ बताता है हमें, है नहीं, यही बताया ना सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ का मैंने क्या बताया है कि किसी भी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाती है और कुछ वर्क डन में यूज़ हो जाती है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये इंटरनल एनर्जी है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। अब डी क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी डी एस। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डी क्यू की जगह टी डी एस पुट कर दिया, टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी हो गया। अगेन अब हमें एंथैल्पी का पता है, एंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, नहीं पता तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। H इज इक्वल टू एंथैल्पी जो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू वी वर्क डन। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं H को, तो ये क्या हो जाएगा, डी एच प्लस डी यू, ये क्या हो जाएगा, डी एच प्लस डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। एक बार पी प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एच डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अभी अब आप लोगों ने ऊपर देखा है कि डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू टी डी एस है, तो ये डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू आप लोगों ने टी डी एस पुट कर दी यहाँ पे प्लस वी डी पी। अब टी डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैसे भी आप लोगों से पेपर में किसी भी तरीके से स्टेटमेंट को या यहाँ से लिंक करके पूछ ले या इसको घुमा फिरा के ये वैल्यू पूछे तो आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ को, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ को मिक्स करके ये इक्वेशन बनती है आपकी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पता है, सेकेंड की पता है, एंथैल्पी याद रख लेना, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से काम चल जाएगा आपका। ये P इंटू वी है, वर्क डन नहीं लेंगे हम यहाँ पे इसको, P इंटू वी प्रोडक्ट है ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड लॉ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, तो सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। अगर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली ये कैसा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है नेचुरली। तो ये क्या है भाई, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आती है स्पॉन्टेनिटी के बारे में जो बताता है, ठीक है। अब इसके बाद हीट इंजन वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही काम करता है। और हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हीट इंजन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। और हीट को वर्क में करने का काम किसका है, हीट इंजन का है, ठीक है। और ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो कम्प्लीटली जितनी हीट हमने दी है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क। W इज़, अगर हमने Q1 हीट दी है किसी सिस्टम को
तो वो सारा का सारा वर्क में नहीं यूज़ होगा, कुछ ना कुछ जो है हमारा एक तरीके से मान लो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से देखो एक सोर्स है ये जिसका टेम्परेचर T1 है, जिसे हम हीट रिजर्वायर कह रहे हैं या सोर्स कह रहे हैं। अब यहाँ से सोर्स से Q1 हीट दी इस सोर्स ने और इसने वर्क डन किया W। जब इसने वर्क डन किया है W, अच्छा यहाँ पे लिख नहीं रखा, बाकी वर्क डन इसने W किया है यहाँ पे। तो जब इसने वर्क डन W किया तो वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई है, कुछ हीट जो है आपकी सिंक में चली जाती है या फिर हम ये कह सकते हैं वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वर्क डन किसके इक्वल है, डिफरेंस बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड हीट रिजेक्टेड टू द अनदर सिस्टम, ठीक है, अनदर रिजर्वायर, सॉरी हीट रिजर्वायर, नॉट एनी सिस्टम। चलो इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि वर्क को क्या लिख सकते हैं हम, Q1 माइनस Q2। अब इसकी एफिशिएंसी देखेंगे हम। एफिशिएंसी हमेशा कुछ भी हो, मतलब किसी चीज़ की हो, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट कितनी गई है भाई, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसमें वर्क किया है हमने तो वो है हमारी आउटपुट, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या दी है Q1, इनपुट क्या दी है, इनपुट दी है Q1, तो वर्क अपॉन इनपुट Q1 और वर्क क्या है Q1 माइनस Q2 बाई Q1। इसको सोल्व करेंगे तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस Q2 बाई Q1 किसी भी हीट इंजन की, ठीक है। तो हीट इंजन का एक्सप्रेशन एफिशिएंसी अगर आपसे पूछ ले जाए तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका यहाँ से हीट इंजन के बारे में। फिर केल्विन और प्लांक ने स्टेटमेंट दी थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। उन्होंने क्या जो है स्टेटमेंट दी थी आपके लिए, वो देख लेते हैं। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ऐसा नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें सारी की सारी जो हीट, जब हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ हम थोड़ा कंसिडर करते हैं, all heat cannot be converted to work is not equal to Q1, इट इज इक्वल टू 100%। जो एफिशिएंसी वो 100% पॉसिबल नहीं है किसी भी इंजन के लिए, लेकिन हम कारनोट इंजन को अप्रॉक्सीमेटली आइडियल मान के चलते हैं। कारनोट जो हीट इंजन है उसको हम आइडियल मान के चलते हैं, इसकी एफिशिएंसी वो लगभग हम 100% मानते हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। और यहाँ से इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनकर आया है। देखो मैंने ये नोट्स अपने ऑलरेडी बना रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अभी बना के और ये जस्ट पेपर के हिसाब से, ये काफ़ी पहले बना दिए थे मैंने। और पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो कारनोट हीट इंजन जो है क्या एक्सप्लेन है, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके बारे में वो देख लेते हैं। नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर T1 एंड T2 और T2 टेम्परेचर के बीच में हीट इंजन वर्क कर रहा है, कैन हैव एफिशिएंसी मोर देन कारनोट हीट इंजन। अगर कोई कारनोट इंजन के अलावा अगर कोई हीट इंजन T1 T2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कारनोट हीट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कारनोट हीट इंजन को जो है हमने एक आइडियल हीट इंजन माना है, इसकी एफिशिएंसी लगभग 100% होती है, ठीक है। क्लियर है, मे बी ये क्लियर है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे गैस कंसिडर करेंगे तो वो आइडियल गैस ही कंसिडर करेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पे 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। 4 प्रोसेसेस इन कारनोट हीट इंजन। 4 प्रोसेस हैं कारनोट हीट इंजन में, कहाँ क्या है वो एक बार मैं बता देती हूँ। ये कारनोट इंजन का जो है पीवी कर्व है, कारनोट इंजन का पीवी कर्व है, पीवी, ठीक है। कारनोट हीट इंजन का पीवी कर्व है और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है, कि हमने कोई आइडियल गैस ली है और जब हमने उसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया है या एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है, एडियाबेटिकली उसको हमने एक्सपेंड किया है, आइसोथर्मली उसको एक्सपेंड किया है, तो क्या कुछ होता है उसके अंदर, वो ये प्रोसेसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो 4 प्रोसेसेस में यही बता रखा है कि कारनोट हीट इंजन में आइडियल गैस को एक बार हम आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं
जब हम आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी गैस के द्वारा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करेगी गैस, क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट क्या होगी भाई, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एब्जॉर्ब की जाएगी। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा कुछ ऐसा। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात आती है। तो एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं हम, तो डेल्टा क्यू 0 के इक्वल होता है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि देयर इज़ नो चेंज इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, कुछ भी हो, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो उसमें हीट का कोई चेंज नहीं होता है। जो बाउंड्री होती है उस सिस्टम की वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड होती है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं आपको काफ़ी बढ़िया डिटेल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, अब की बार गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, और जब गैस को कंप्रेस किया तो टेम्परेचर तो अभी भी कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन अब की बार हीट रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, उस हीट को रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो हीट चेंज विल बी 0। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एडियाबैटिक कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, हीट का जो चेंज है वो क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये मैंने बताया कि ये पीवी कर्व है। क्या है? पीवी कर्व है। अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा और बड़ा करके डिटेल में बता देती हूँ मैं इसको आपको। पीवी कर्व, पीवी कर्व, एक मिनट, अब देखिएगा, पीवी कर्व है ये, ठीक है। अब पीवी कर्व में क्या है, T1 आइसोथर्मल है। पहले आइसोथर्मल अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम रहेगा, तो T1 से T1 गया, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और यहाँ से Q1 हीट को क्या किया जा रहा है, एक्सपेंशन है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो इस टाइम पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर चेंज होगा, T1 से T2 जाएगा और यहाँ पे हीट का कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में है। आइसोथर्मली अगर कंप्रेस करेंगे तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी, क्योंकि हम अब की बार कंप्रेस कर रहे हैं, और टेम्परेचर अभी भी सेम रहेगा। देखो T2 से T2 है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए ही ये क्या है भाई, आइसोथर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ये है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में सॉरी, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आपका, यहाँ है एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ठीक है। T2 से T1 टेम्परेचर पे जाते हैं हम, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है, और गैस क्या है, एक्सपेंड हो रही है, और हीट जो है वो चेंज नहीं होगी, डेल्टा क्यू दैट इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कार्नोट हीट इंजन है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पीवी कर्व था, इससे हमने बातें जो सीखनी थी वो सीख ली। नेक्स्ट जो है कार्नोट हीट इंजन, देखो कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड कुछ बात है। वर्क दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वर्क किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2। अभी हमने पीछे पढ़ा है, एफिशिएंसी हमने देखी थी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, कुछ वर्क किया है, अपॉन इनपुट क्या है, कुछ हीट हमने दी है। तो Q1 माइनस Q2 ये वैल्यू पुट कर दी वर्क की, डिवाइडेड बाई Q1, इसको सोल्व किया, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की, सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, जहाँ पे हीट को हम रिजेक्ट, कुछ हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर हम क्या मान रहे हैं, T2। तो अगर इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो 1 माइनस, टेम्परेचर की टर्म्स में निकलेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये भी एफिशिएंसी, ये भी एफिशिएंसी है, तो ये कुछ जो है इक्वेशन बन जाती है, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 हो जाएगा। मे बी ये क्लियर है आप लोगों को। चलो इसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 47, एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल
एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काम कर रहा है कौन? आइडियल हीट इंजन। अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है किसका? वाटर का। तो ये अगर इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो 100 + 273 ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और हम मोस्टली जो टेम्परेचर को केल्विन में ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है किसकी? आइडियल हीट इंजन की। तो 1 - T2/T1 = T2 कितना है भाई आपका? सिंक का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है कंपेयर टू सोर्स। तो T2 की वैल्यू 273 और सोर्स का जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ इक्वल टू 373। पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, इनको सोल्व कर देंगे। लगभग 26.6 जो है परसेंटेज एफिशिएंसी आई है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है। साइंटिस्ट सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विच ऑपरेट्स एट सोर्स टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस इज 26%। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइंटिस्ट ने कोई जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया हीट इंजन पर, तो उन्होंने देखा कि सोर्स का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 273 प्लस 273 आएगा। 273 प्लस 127 ये कितना हो जाएगा आपका? 400 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो सिंक है उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री। 273 + 27 ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गया T2 टेम्परेचर, ये हो गया T1 टेम्परेचर। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल के देखते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या इतनी एफिशिएंसी आ रही है, नहीं आ रही है। तो इन्होंने ये पूछा है कि ना ये मतलब ये एफिशिएंसी पॉसिबल है या नहीं है। तो हम चेक करके देख लेते हैं ये एफिशिएंसी पॉसिबल है नहीं है। चेक कर लेते हैं कितनी एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकाली तो 1 - T2/T1। 1 - T2 की वैल्यू 300/400 1/4, ये लगभग 25% इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो 26% एफिशिएंसी निकाली है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। कार्नोट जो मतलब ये कोई आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 25% है, लेकिन ये बता रहे हैं 26%। तो ऐसा कोई हीट इंजन पॉसिबल है ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी 25 से ज़्यादा होगी यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 49, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन, ये टेम्परेचर है, ये सोर्स टेम्परेचर, ये सिंक टेम्परेचर है। इट एब्जॉर्ब्स 6 × 10⁴ कैलोरी ऑफ हीट एट हाइयर टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, हमें निकालना है वर्क, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, और हीट दे रखी है हमें, क्यू की वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है यहाँ से देखो डायग्राम के हिसाब से T1 टेम्परेचर 500 केल्विन है, T2 400 केल्विन है, Q1 हीट ले ली और वर्क डन हमें निकालना है। तो इनपुट का हमें पता, सॉरी एफिशिएंसी का पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होती है? वर्क अपॉन एब्जॉर्ब हीट Q1 होती है। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? एफिशिएंसी को हमें टेम्परेचर दे रखे हैं तो टेम्परेचर के टर्म्स में लिख लो 1 - T2/T1 जो इक्वल होगी वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। अब हीट एब्जॉर्ब हमें दे रखी है 6 × 10⁴ वर्क डन हमें निकालना है, और 1 - टेम्परेचर 400/500 हो जाएगा। तो 1/5 यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। बस वेरी सिंपल। देखो वर्क डन यहाँ पे इसका निकाल रखा है, इसका वर्क डन आएगा भाई 4, ये है 1.2 × 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज़ 500 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर 500 केल्विन दे रखा है। इसका मतलब T2 की वैल्यू दे रखी है हमें 500 केल्विन और 50% एफिशिएंसी दे रखी है। 50% एफिशिएंसी का मतलब है परसेंटेज को हटाएंगे तो 50/100 लिखेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो एफिशिएंसी कितनी है? 0.5। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी 0.5% दे रखी है। फिर इसके बाद
नेक्स्ट और क्या बताया हमें, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर सोर्स का टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख लिया तो एंड इट्स एफिशिएंसी रेज टू 60%, और इसकी एफिशिएंसी अब की बार हमने 60% कर दी, 50 से 60% कर दी, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी, सिंक का टेम्परेचर दूसरी कंडीशन में कितना आएगा। देखो पहले में क्या है, हमें एफिशिएंसी दे रखी है और T2 दे रखा है, तो इसका मतलब हम T1 निकाल लेते हैं। ठीक है, T1 कैसे निकाल लेंगे, ईटा इज़ इक्वल टू यहाँ पे यहाँ निकलेगा ये 1 माइनस T2 बाई T1, और यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने, ईटा की वैल्यू कितनी है 0.5 ये दे रखी थी, और T2 टेम्परेचर 500 केल्विन, 1 माइनस 500 बटे T1, तो यहाँ से सोल्व करके टेम्परेचर T1 आ गया 1000 केल्विन। अब इन्होंने कहा दूसरी कंडीशन में अगर टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज कांस्टेंट है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन में हमें जो T1 टेम्परेचर लेना है वो 1000 केल्विन ही लेना है। T2 हमें निकालना है। एफिशिएंसी 60% दे रखी है। एफिशिएंसी 60% का मतलब है 60 डिवाइडेड बाई 100, अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 0.6 बच जाएगा। उसी को यहाँ पे इन्होंने सेकंड की एफिशिएंसी ले ली, सेकंड की एफिशिएंसी 0.6 हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। T1 की वैल्यू जो है T डैश के इक्वल है, क्योंकि हमें टेम्परेचर कांस्टेंट माना है। अगर सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर T1 डैश, T2 डैश और एफिशिएंसी ईटा मानी है, तो T1 डैश टेम्परेचर T1 के इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट है। T2 डैश हमें निकालना है। एफिशिएंसी 0.6 है, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और आंसर निकालो झटपट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये है T2 डैश की वैल्यू 400 केल्विन। में भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, कार्नोट हीट इंजन हुज सिंक इज एट 300 केल्विन, मतलब T2 टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, एफिशिएंसी बता दी इन्होंने 40%। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी बताई 40%, हाँ कर लेते हैं। अब कार्नोट हीट इंजन है, सिंक का टेम्परेचर T2 की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, यहाँ लिख रखा है हमने, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, एफिशिएंसी इन्होंने दे दी 40%। बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज, अब हमें सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो हमें इन दो चीज़ों को यूज़ करके सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, फिर तीसरी कंडीशन को देखते हैं हम कि हम कितना टेम्परेचर जो है सोर्स का इंक्रीज़ करें ताकि जो एफिशिएंसी है सो एज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी, मतलब ओरिजिनल एफिशिएंसी है 40%, उस 40% का भी 50% लेना है हमें। 100 का 40% 40 होता है, और इस 40 का 50%, 40 का 50% कितना होगा भाई 20 होगा, 40 का 50% मतलब 40 का आधा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी अपनी 40 प्लस 20 से 60 हो जाएगी, जिसको 0.6 लिख सकते हैं अगर परसेंटेज का साइन हटाएंगे। चलो एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखा कि T2 जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन दे रखा है, एफिशिएंसी 0.4 दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे वैल्यूज़ को पुट करके। ठीक है, जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो T1 की वैल्यू आ गई हमारी, ये इधर निकाल रखी है, T1 की वैल्यू हो गई 3000 बटे 0.6, ये हो गई 500 केल्विन, कितनी हो गई 500 केल्विन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा इन्होंने कि एफिशिएंसी 40% ओरिजिनल थी, प्लस में 50% ऑफ ओरिजिनल, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कुल जो एफिशिएंसी निकल के आई, दैट इज़ 0.6 आई है। कुल एफिशिएंसी कितनी आई है 0.6 आई है। अब इस 0.6 को हम यूज़ करके हम जो है टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है सोर्स का। सोर्स का हमने टेम्परेचर 500 केल्विन निकाल लिया, 500 केल्विन निकाल लिया था। अब दूसरी कंडीशन है ईटा डैश इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1 डैश। ईटा डैश की वैल्यू 0.6 हो गई, और T1 की वैल्यू 500 केल्विन है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, वो कितना बढ़ा दिया हमने, x टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितना टेम्परेचर बढ़ाया है x। ठीक है, अब इस x को हमें फाइंड करना है, और T2 डैश की वैल्यू हमने निकाली थी 300 केल्विन है, वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 250।
ये कितना हो गया भाई 250 केल्विन। 250 केल्विन हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा किसका, सोर्स का, ताकि जो एफिशिएंसी 0.6% हो जाए। क्लियर है? मे बी आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 52 था आपका। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के रिगार्ड में कोलासियस भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। पहले जो है केल्विन ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी जो है 100% हो सकती है। अब कोलासियस हैं वो कह रहे हैं कि नो प्रोसेस इज़ पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इन, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ और स्क्रीन को थोड़ा इधर कर देती हूँ, मेरी फ़ोटो को, है नी, मेरी फ़ोटो को। चलो, कोलासियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर बॉडी। मतलब ऐसा, मतलब इट सेल्फ ऐसा कोई स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस नहीं है जिसमें कोल्डर ऑब्जेक्ट से हीट हॉटर बॉडी की तरफ जाए। ठीक है, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड रखना भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 आ गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 53 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद वो वाली स्लाइड ऐड नहीं हुई और क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो एकदम अपोजिट काम करता है टू दैट ऑफ कार्नोट, मतलब हीट इंजन। हीट इंजन के बिल्कुल रिवर्स जो काम करता है वो होता है हीट इंजन। ठीक है, जैसे आपने हीट इंजन में देखा है, ये सोर्स होता है, यहाँ पे बीच में जो है सम वर्क इज़ डन एंड हीट इज़ रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, अब ये क्या है, सिंक है। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि सिंक से हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। कब? जब हम रेफ्रिजरेटर पे बाहर से कुछ बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये सिंक से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सोर्स में रिजेक्ट कर देगा। सोर्स क्या होता है भाई, मोस्टली सोर्स हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग को। तो सिंक से एक्सटर्नल वर्क इज़ डन ऑन द रेफ्रिजरेटर बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड सम हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस सिंक एंड इट इज़ रिजेक्टेड टू द सोर्स और सराउंडिंग। तो ये काम है रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर में भी जैसे हम एफिशिएंसी देखते हैं हीट इंजन में, ऐसे ही जो रेफ्रिजरेटर है इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेम एज एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसको भी क्या लिखेंगे भाई, हम आउटपुट अपॉन इनपुट लिखेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब की बार हमने इनपुट क्या किया है, वर्क। इनपुट क्या किया भाई, वर्क। इनपुट क्या किया है हमने, वर्क। और वर्क क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ दिस टू हीट। सोर्स और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का डिफरेंस होता है वही वर्क है। वो हीट इंजन में भी होगा और वो रेफ्रिजरेटर में भी होगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इक्वल होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट क्या ली है हमने, आउटपुट क्या दी है, एक मिनट, कलर चेंज कर लिया भाई। हाँ, तो आउटपुट आपकी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में के इज़ इक्वल टू, ये स्लाइड ऐड नहीं हो पाई उसकी वजह से हो रहा भाई, सॉरी। क्या है आउटपुट, क्या होगी कि हमने Q2 हीट को रिजेक्ट किया है बाहर की तरफ, और इनपुट क्या है कि हमने इस पर कुछ वर्क किया है। हमने इस पे इनपुट दी, कुछ वर्क किया, और इसने Q2 हीट को क्या कर दिया है, सोर्स में जो है रिजेक्ट कर दिया है, सोर्स को दे दिया है। तो Q2 डिवाइडेड बाय वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क हो जाएगा। रेड कलर ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, Q2 डिवाइडेड बाय वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 दैट इज़ इक्वल टू K। और अगर टेम्परेचर की टर्म्स में लेंगे तो
T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। याद रखना इस स्टेटमेंट को, ठीक है। ये आपके सामने लिखी भी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट किधर है, ये रही। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर इज Q2 डिवाइडेड बाई W आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट यहाँ पे वर्क होगा Q2 बाई Q1 माइनस Q2, T2 बाई T1 माइनस T2। वहाँ पर क्या था, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 था, तो ये वैल्यू बन जा रही थी 1 माइनस T2 बाई T1 एफिशिएंसी की वैल्यू फॉर हीट इंजन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये T2 बाई T1 माइनस T2 या Q2 बाई Q1 माइनस Q2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 53 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को जब हम कर रहे हैं, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ 5, के की वैल्यू 5 दे रखी है। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीज़र इज़ -20 डिग्री सेल्सियस है, अगर फ्रीज़र के अंदर का जो टेम्परेचर है वो है -20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब Q2 जो हीट रिजेक्ट की है वो -27 है। इसको अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस में टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर किस में दे रखा है, -20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये 253 केल्विन हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। अब Q2 की वैल्यू 253 केल्विन हो गई। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट हीट, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना हमें, T1 निकालना है, तो इसमें पुट कर दीजिए T1 माइनस 253, क्योंकि T1 माइनस T2 होता है, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो इसका 30.6 डिग्री सेल्सियस जो है आंसर आएगा, लगभग 31 डिग्री सेल्सियस जो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और ही रह गया आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 54, एक रेफ्रिजरेटर है जो वर्क कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसका मतलब जो सिंक टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है और 30 डिग्री सेल्सियस सोर्स का हो जाएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब जो हीट है Q की वैल्यू है वो 600 कैलोरी दे रखी है। Q2 रिक्वायर्ड टू रिमूव, मतलब जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से 600 कैलोरी हीट को रिजेक्ट करना है। Q2 की वैल्यू दे रखी है ये। इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कॉन्स्टेंट, द पावर रिक्वायर्ड इज, पावर कितनी रिक्वायर होगी, मतलब उस पर वर्क कितना किया जाएगा, ये हमें बताना है कि उस पर कितना वर्क करें ताकि जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो रिजर्व रहे, ठीक है। तो K इज इक्वल टू Q2 बाई W इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। अब T2 की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस है, 273 प्लस 4 ये हो जाएगा 277 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, 30 डिग्री सेल्सियस और है, तो T1 टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 प्लस 30, ये हो जाएगा लगभग आपका और वैसे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक और इसको आसान बनाने के लिए T1 माइनस T2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहीं से डायरेक्टली निकाल लो। 30 माइनस 4 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा भाई 26 जो है केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने। Q2 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी दे रखी है इन्होंने, तो Q2 अच्छा 600 कैलोरी दे रखी है। अब 600 कैलोरी वर्क को हमें निकालना है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, और अगर ऑप्शन जो है जूल में दे रखा है तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी जब हम केल्विन में टेम्परेचर को रखते हैं तो जो हमारा वर्क होता है उसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 600 कैलोरी है, कितना है जो हीट है वो है भैया आपकी 600 कैलोरी, और इसको गुना कर देंगे हम 4.2 से, ठीक है। जब भी कैलोरी को हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2520, ठीक है। ये Q2 की वैल्यू वर्क निकालना है, ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं, यहाँ से लगभग 252 जूल जो है वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा लास्ट है शायद ये क्वेश्चन आपका 55, लास्ट सेकेंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री। सराउंडिंग टेम्परेचर T1 है, रेफ्रिजरेटर का T2 है। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड
आइडियली विल बी ईच जूल ऑफ, मतलब वर्क दे रखा है 1 जूल, वर्क कितना दे रखा है 1 जूल, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर तो हमें निकालनी है टू द रूम की जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट को जो है रिलीज़ किया गया है फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब 1 जूल अगर हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो Q2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। Q2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला हमें पता है Q2 डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू T2 बाई T1 माइनस T2। वैल्यू पुट कर दी, Q2 वर्क 1 जूल है, और टेम्परेचर जो है सिंक का कितना दे रखा है आपका, सिंक का दे रखा है T2 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस T2, और यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस T1 माइनस T2 हो जाएगा। क्यों, ये एक बार मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता ही देती हूँ। देखो टेम्परेचर T1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 273 प्लस T1 हो जाएगा, और अगर T2 टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 273 प्लस T2 हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, T1 माइनस T2 यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो T1 माइनस T2 मैं इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके दिखा रही हूँ। 273 माइनस T2 हो जाएगा, 273 से 273 कैंसिल हो गया, T1 माइनस T2 बच गया। तो यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, T1 माइनस T2 की वैल्यू, ये T1 माइनस T2 की वैल्यू है। बस अब इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी, Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब हीट डिलीवर्ड टू रूम, बस कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सोल आउट कर लेना आप लोग, आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हीट डिलीवर्ड टू द रूम, यस। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सराउंडिंग की हीट कितनी है, सराउंडिंग की निकालनी पड़े, तो Q1 इक्वल होता है Q2 प्लस W के, बस वहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। वर्क कितना है 1 जूल है, बाकी Q2 की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ही ली है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सोल्व आउट कर लेना इसको। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 56। एक कारनोट इंजन है हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन इज़ यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर। हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी 1/10 है। इफ़ द वर्क डन बाय सिस्टम इज़ 10 जूल, अगर वर्क डन है सिस्टम ने 10 जूल किया है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वोयर, रिजर्वोयर से एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब Q2 की जो वैल्यू है वो पूछी है। ठीक है, एक कारनोट हीट इंजन है, वो रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, तो इट्टा इज इक्वल टू जो आपका हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी इट्टा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा, और 1 माइनस T2 बाई T1 इन्होंने एफिशिएंसी बताई है हीट इंजन की कितनी है 1/10, तो यहाँ से 1/10 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, T2 बाई T1 को दूसरी साइड ले जाएंगे और 1/10 को इस साइड लेके आएंगे, तो कुल मिला के ये वैल्यू बन जाएगी T2 बाई T1 1 माइनस 10। अब T2 बाई T1 को सोल्व करेंगे तो 9/10 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर, मतलब Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है, रिजर्वोयर से कितनी हीट एब्जॉर्ब की है रेफ्रिजरेटर ने। ठीक है, तो K कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इक्वल टू Q2 बाई W T2 बाई T1 माइनस T2। अब Q2 बाई जो है वर्क है, वर्क यहाँ पे हम कितना लेंगे 10 जूल, कितना लेंगे 10 जूल, ओके। और T2 बाई T1 माइनस T2 इनकी वैल्यू पुट करनी है, T2 कितना है 9, और यहाँ से इस रेशो से लेंगे हम वैल्यूज़, इस वाली कंडीशन से T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। T2 9 है, और क्योंकि इनका रेशो इक्वल है तो T1 हम यहाँ पे 10 कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, वर्क डन आपको बता रखा है ना यहाँ पे, ये कई सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि ये वर्क हमने 10 कैसे ले लिया। इफ़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ 10 जूल, 10 जूल है, और जब वर्क हमने किया है रेफ्रिजरेटर पे 10 जूल, तो ही तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा ना। तो कुल मिला के ये था थर्मोडायनेमिक्स के, मैंने आप लोगों को लगभग 56 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये आपका 56 क्वेश्चन था।
वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो, देखो लेक्चर की मतलब ये शुरुआत है मेरी, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी होती है, तो उसकी वजह से वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है तो। हाँ, 100% गारंटी ये है कि अगर आपने इतना सिलेबस कर लिया तो 100% आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन स्टेट में आते हैं आपके, और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो है PYQ जितने भी हैं लगभग 5 साल के पेपर्स के मैं आपको स्टेट के PYQ करवा दूँगी, जहाँ ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपसे जो जो भी पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इसमें सारे सिलेबस में कवर हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सी यूनिट में, तब तक आप जो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।